नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल, मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट मानस जायसवाल जी। देखिए, बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो बाजार का मूड माहौल काफी शानदार आज हमें देखने को मिल रहा है। ऐसा कोई भी इंडेक्स आज नहीं है बाजार के अंदर जहां पे हमें चौतरफा रैली नहीं देखने को मिल रही है। बीट अगर आप बात कर लीजिए पीएसयूज की, मेटल्स की, बैंकिंग की, फाइनेंशियल सर्विसेज की या फिर एफएमसीजी, आईटी की, हर जगह हमें जो तेजी का मोमेंटम है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल जो क्यूज थे वो पॉजिटिव साइड में थे। जो सीज फायर को लेके, पीस को लेके बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच में, तो वहाँ से भी जो सेंटिमेंट्स हैं वो सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सीजन की अगर हम बात करें तो अर्निंग का सीजन चल रहा है, उससे भी बाजार में काफी ज्यादा बज है। अभी हमने देखा था कि ओवर द वीकेंड हमें आनंद राठी शेयर के जो नतीजे हैं वो आते हुए दिखाई दिए थे। और क्वार्टर 4 में अगर हम बात करें इनके ऑपरेटिंग रेवेन्यू की तो वहाँ पे करीब 3% का इजाफा देखने को मिला है। वहीं अगर पैट की बात करी जाए तो 9% की ग्रोथ वहाँ पे भी देखने को मिली है। मार्जिन्स भी हमें अच्छे खासे सुधरते हुए नजर आए हैं। तो रिजल्ट्स पे और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर रूप भूत्रा जी। रूप जी, गुड मॉर्निंग। एंड नंबर्स डेफिनेटली हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं और वही रिएक्शन आज बाजार में भी हमें आता हुआ दिखाई दिया। अच्छी खासी तेजी यहाँ पे भी आती हुई दिखाई दी है। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरीके का आपका बिजनेस है तो मार्केट की जो वॉलेटिलिटी है वो सीधा सीधा यहाँ पे हमें इनहेरिट होती हुई दिखाई देती है। और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जो आपका इस बार का ब्रोकिंग रेवेन्यू है वहां पे हमें स्लाइट डिक्लाइन देखने को मिला है। उसके ऊपर आपका क्या टेक है और आउटलुक किस तरीके का होगा? गुड मॉर्निंग, सीएनबीसी आवाज के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आपने जैसा हाईलाइट किया कि ब्रोकिंग में कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली हमारे रेवेन्यू में। तो इसमें मैं दो चीज हाईलाइट करना चाहूंगा। एक, पहला, मार्केट में ओवरऑल बेसिस पे लास्ट क्वार्टर में 15% मार्केट में गिरावट आई थी। इंडेक्स के रूप में यदि मैं सेंसेक्स या निफ्टी की बात करूं तो अंदाजन 15% गिरा था मार्केट। और जब भी मार्केट में गिरावट यदि ज्यादा होती है तो उस टाइम में एक दफे इन्वेस्टर के कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा आई कैन से लूज होता है। हमारा बिजनेस जो है, हम लोग ज्यादा डिलीवरी बिजनेस की ओर कंसेंट्रेटेड है हमारे बिजनेस में, ब्रोकिंग साइड में। और दूसरी साइड में हमने बिजनेस को ओवरऑल बेसिस पे डाइवर्सिफाई कर रखा है बिटवीन ब्रोकिंग एंड नॉन ब्रोकिंग प्रोडक्ट में। बट मैं ब्रोकिंग की, जैसे आपने हाईलाइट किया, तो इसमें चूंकि मार्केट में गिरावट थी तो उसके कारण से हमारा कहीं ना कहीं, यदि ये मैं बात करूं कि पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू में थोड़ी गिरावट आई। बट ओवरऑल यदि मैं फुल ईयर की बात करूं तो हमने रेवेन्यू में, ब्रोकिंग रेवेन्यू में भी ओवरऑल बेसिस पे ग्रोथ दर्ज की है। करीब 14% की ग्रोथ जो है हमारे ओवरऑल बेसिस पे ब्रोकिंग एंड रिलेटेड इनकम जो है उसमें आई है। और यदि मैं टोटल यदि बात करूं पर्टिकुलर एक क्वार्टर के इसकी, तो इसमें भी अच्छा चीज ये है कि हम लोग एयूएम को कंटिन्यू बेसिस पे ऐड करते जा रहे हैं। एसेट अंडर कस्टडी यदि बोल दूं जो क्लाइंटों का, ब्रोकिंग साइड भी टोटल लास्ट फुल ईयर की बात करूं तो हमने ब्रोकिंग की एसेट अंडर कस्टडी में 16% का इजाफा किया है। कस्टमर का कहीं ना कहीं भरोसा बना हुआ है। कस्टमर रेगुलर बेसिस पे, हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जो बिलीव करते हैं उसमें साथ में जुड़े हुए हैं। ये टेम्पररी बेसिस पे जो गिरावट है इसमें भी कहीं ना कहीं आगे धीरे धीरे इन्वेस्टर्स का वापस लो मार्केट जब हुआ था तो उसमें रुझान आ रहा है, तो धीरे धीरे करते वापस इसमें आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बनती है। ओके, रूप भूत्रा जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। बिल्कुल सही बात कही आपने। मार्केट डाउन टोन में भी अगर आप देखें तो आनंद राठी ने अच्छे नतीजे पेश किए हैं। मेरा सवाल आपसे दो है। एक तो इस स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स के पीछे कारण क्या समझते हैं आप? दूसरा, जो मार्जिन अच्छे आए हैं वो कितने सस्टेनेबल लग रहे हैं आपको आगे चलकर? धन्यवाद जी, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज के हिसाब से पूछने के लिए। इसमें यदि मैं आपको दो चीज हाईलाइट करूं तो पहला, जैसे मैंने बताया, हमारा कंसेंट्रेशन खाली ब्रोकिंग पे नहीं है। हमने हमारे बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रखा है। दो पार्ट में डाइवर्सिफिकेशन है। एक, ब्रोकिंग के रेवेन्यू में कैश मार्केट का जो रेवेन्यू है, कैश सेगमेंट का, डिलीवरी बेस का, उसका रेशियो करीब करीब 50% है ब्रोकिंग के रेवेन्यू में। और दूसरी साइड में बात करूं, ब्रोकिंग का ओवरऑल टोटल रेवेन्यू में हिस्सा करीब करीब 50% का है। तो वहां पे हमने नॉन ब्रोकिंग में दो आइटम यदि मैं बोल दूं, एक है नॉन ब्रोकिंग में डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस को, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में हम लोग कंटिन्यू बेसिस पे ग्रो कर रहे हैं। और हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का रेवेन्यू की यदि मैं बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में 34% का डिस्ट्रीब्यूशन का रेवेन्यू लास्ट क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है। और ओवरऑल ईयर के बेसिस पे बात करूं तो 44% का उस रेवेन्यू में इंक्रीज है। सेम वे में यदि मैं एमटीएफ के ब्याज की बात करूं तो लास्ट क्वार्टर में 50% वाई बेसिस पे हमने ग्रोथ की है। और यदि मैं बात करूं फुल ईयर के बेसिस पे तो उसमें भी 33% की ग्रोथ की है हमने। तो हम लोगों ने ब्रोकिंग के साथ में, जो ब्रोकिंग में थोड़ा बहुत जो स्ट्रगल था लास्ट फाइनेंशियल ईयर में और लास्ट क्वार्टर में भी, लेकिन उसके साथ में कहीं ना कहीं नॉन ब्रोकिंग के रेवेन्यू में कंटिन्यू बेसिस पे ग्रोथ की है। इसके अलावा हमने, आपको जैसा ऑलरेडी आइडिया है, दर्शकों को भी आइडिया है, हमने पिछले
आई कैन से 30 सितंबर को जो इस कंपनी में आईपीओ लाए थे, तो हमने वर्किंग कैपिटल को स्ट्रेंथन किया है और उसके साथ में हमने एमटीएफ बुक को, जो पिछले साल के अंत में 685 करोड़ की बुक थी, वो बुक अभी 1100 करोड़ के आसपास बुक पहुंच पाई है। तो वो बुक के कारण से एक रेवेन्यू में एक स्टेबिलिटी जो है हम लोग कहीं ना कहीं इसमें जोड़ पा रहे हैं। जहां तक सवाल है प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ का, तो नो डाउट लास्ट ईयर का बेस ओवरऑल कम था, लेकिन कंटिन्यूड बेसिस पे हम लोग इस एक साइड में रेवेन्यू का बात करूं तो रेवेन्यू में ग्रोथ करते जा रहे हैं और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ करते जा रहे हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि जो इस साल का जो एबनॉर्मल आइकन से 125% का हमने वाई बेसिस पे क्वार्टर का जो ग्रोथ है लास्ट क्वार्टर का वो किया है, लेकिन यदि मैं ओवरऑल फुल ईयर की बात करूं तो उसमें भी हमने 25% का पैट में हमने ग्रोथ किया है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं आगे भी ग्रोथ की जो हमने ये अचीवमेंट जो किया है उसकी कंटिन्यूटी रहेगी। मैं क्वार्टर टू क्वार्टर वाले को मैं एक साइड में करना चाहूंगा, बट ओवरऑल ईयर टू ईयर की बात करूं तो वी विल एबल टू ग्रो ऑन कंटिन्यूड बेसिस। डेफिनेटली जैसे कि आपने यहाँ पे अभी अपने एमटीएफ पोर्टफोलियो का जिक्र किया, 1100 करोड़ का आपने बताया, और हम साल दर साल बात करें या फिर क्वार्टरली बेसिस पे बात करें तो एक अच्छा डिसेंट अपसाइड हमें देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके का मार्केट मोमेंटम इस टाइम पे चल रहा है, क्या आपको लगता है कि यहाँ से कोई रिस्क जो है वो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दे सकता है? और इसके साथ ही साथ इस टाइम पे अगर हम करंट एसेट्स की बात करें, एनपीएस की, उसका ट्रेंड किस तरीके का है? जैसे एमटीएफ बुक में बताया, तो हम एमटीएफ बुक में कंपेरेटिवली हमेशा कंजर्वेटिव अप्रोच लेता है। एक्सचेंज की साइड से यदि बात करूं तो एक्सचेंज के लेवल पे रेगुलेटरी साइड से टोटल करीब 2000 स्टॉक्स में एमटीएफ करना अलाउ है, लेकिन हमने हमारे इंटरनल सिलेक्शन के बेसिस पे एक कमेटी रखी हुई है हमने, जिसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अलाउ है उसमें करीब 1000 स्टॉक्स पे ही हम लोग एमटीएफ की बुक अलाउ करते हैं। दूसरी साइड हमारे मार्जिन भी कुछ स्टॉक जहाँ पे हमको लगता है कि रिस्क फैक्टर हो सकता है, वहां पे हमारा मार्जिन उस पर भी आई कैन से मार्जिन के लेवल हमने इंक्रीज कर रखा है इंटरनली। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, 2017 से हमने एमटीएफ बुक को चालू किया था और करीब करीब इस बुक को मतलब चलते हुए आज 8 साल प्लस का पीरियड हो चुका है, और उस बुक में सो फार हमारा एनपीए जो है वो 0 है इस एमटीएफ बुक को लेके। और इसको अचीव करने के लिए हमने रिस्क मैनेजमेंट में एक साइड हम सिंगल स्टॉक में एक फंडिंग कितनी होती है उस पर कंट्रोल हमने कर रखा है, सिंगल क्लाइंट में फंडिंग पे कंट्रोल कर रखा है। तो मल्टीपल कंट्रोल करके हम लोगों ने ये एस्टेब्लिश किया है कि ब्रोकिंग में इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट सिनेरियो, ये ब्रोकिंग के साथ जुड़ा हुआ जो एमटीएफ का प्रोडक्ट है, दोनों ही साइड ब्रोकिंग में एज वेल एज एमटीएफ में कहीं भी रिस्क नहीं आता है। जहां तक सवाल है बुक की टोटल साइज का, तो जब भी मार्केट में एक मेजर फॉल होता है तो टेम्पररी बेसिस पे थोड़ा बहुत फॉल होता है, लेकिन साथ में चूंकि हमारे पास में आज की तारीख में टोटल कस्टमर बेस जो अवेलेबल है उसी में एक पेंटम डिमांड ऑलरेडी अवेलेबल है और हम इस बुक को आगे भी ग्रो कर पाएंगे। ओके रूप जी, बहुत अच्छी तरीके से आपने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और रिजल्ट्स पर चर्चा करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट क्वार्टर सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आनंद राठी 9% ऊपर दिखाई देगा आपको कामकाज करता हुआ, जिस तरीके से आज 5.5% हो गया है। इनफैक्ट ऊपर इस तरह से थोड़ी सी गिरावट, लेकिन स्ट्रेंथ है इस पर्टिकुलर काउंटर में रिजल्ट्स के बाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले वो नंबर फटाफट से हमारे स्क्रीन पर, ताकि दर्शक हमारे साथ कनेक्ट कर पाए। व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इस सब पर अपने सवाल भेजिए। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर टैग करके कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। और इसी कड़ी में सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुमार जी चंडीगढ़ से। कृष्ण जी नमस्कार, सुप्रभात। सुप्रभात मैम, कैसे? मैं ठीक हूँ सर, आप बताएं आपका सवाल। बढ़िया बढ़िया मैम, मेरे पास ना एमटार के शेयर्स है 20 शेयर्स, मैंने 1327 पे बाय किए थे। तो मेरा मतलब व्यू लॉन्ग टर्म ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं पता करना चाहता था कि इसमें कोई प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या राइड करना चाहिए जो इंक्रीज है उसके ऊपर, फ्यूचर क्या है बेसिकली इसका। 1327 आपने अपनी खरीद बताई कृष्ण जी? ये कब लिया था आपने? मार्च 25 में। मार्च 25 में? इसी किस ईयर की बात कर रहे हैं आप? मार्च 25 में। मार्च, अच्छा मार्च 2025 में लिया था। और 1327 से अब ये बढ़कर 4823 पर कर रहा है कारोबार। 3496 के प्रति शेयर के प्रॉफिट ले रहे हैं एमटीआर टेक में। गजब के रिटर्न्स, अच्छे खासे रिटर्न्स मिले हैं आपको। एक महीने का चार्ट रखिएगा एमटीआर का, क्योंकि एक महीने में 40% से ज़्यादा भागा है। और देखिए 12 महीने का चार्ट 251% से ज़्यादा के रिटर्न्स दिए हैं। और लगातार चर्चा हुई भी है इस काउंटर की सीएनबीसी आवाज़ पूरे डिफेंस स्पेस में। मानस जी गुड मॉर्निंग वंस अगेन, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में।
इस MTR की बात कर रहे हैं हम, अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है पूरे डिफेंस स्पेस में। अब इनका सवाल ये है कि क्या इन लेवल्स पे पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट में, या फिर अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप रख सकते हैं और यहाँ से मुनाफा उनको आता हुआ नजर आएगा? गुड मॉर्निंग शेयर जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी। तो देखिए, मेरे ख्याल से फरवरी के मंथ में एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट एमटार टेक में हुआ था। तो मेरे ख्याल से वो 2800 रुपए का स्तर था, जिसके टारगेट 4500 से लेकर 3800 रुपए की रेंज में आते थे। तो वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। पिछले हफ्ते अगर आप देखें तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट था, उसके टारगेट भी अचीव हो चुके हैं। तो मेरा समझना ये है कि जो आपने आपके पास क्वालिटी है, उसमें कम से कम 50% में तो प्रॉफिट जरूर बुक करें। 50% में प्रॉफिट बुक करें और 50% में एक स्टॉप लॉस लगा के रखें 4100 का। अगर 4100 का आंकड़ा ब्रेक हो तो 50% जो क्वांटिटी आपके पास बची रह जाएगी, वहां पर भी एग्जिट कर जाए। अदरवाइज उस क्वांटिटी में बने रहे। अब देखिए, पॉइंट ये कि अगर ये 4975 के ऊपर सस्टेन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट 5350 तक का हो सकता है, बट 50% प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी यहाँ। एमटार टेक में आप पार्शली प्रॉफिट बुक जो है करके चल सकते हैं। शानदार इजाफा यहाँ पे हमें देखने को मिला, शानदार रिटर्न्स भी काउंटर ने जनरेट करके दिए हैं। मूविंग फॉरवर्ड, इंदौर से दलबीर जी हमारे साथ जुड़े हैं। दलबीर जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, ma'am. How are you? आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm fine, ma'am. Ma'am, I have a question on Power Grid. Ma'am, I have 4,000. I bought a 4,000 share of Power Grid this last month, ma'am. I thought then the market will increase. My share will also increase. Tata Power, every share increasing, but Power Grid is not moving, ma'am. Please, can you suggest what to do in this counter, ma'am? ओके, पावर ग्रिड। एंड जैसे कि आपने बताया कि 4000 शेयर्स आपने लिए हैं, 306 की आपकी बाइंग प्राइस है और आपकी बाइंग प्राइस पे ये होवर करता हुआ दिखाई दे रहा है। और करेक्टली मेंशन कि हमने पिछले कुछ महीनों में यहाँ पे कोई रिटर्न जो है वो आते हुए नहीं देखे हैं। एक फ्लैट मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है, डिस्पाइट जो इसके पेयर्स हैं वहाँ पे एक सस्टेनेबल मूवमेंट जो है अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। बट फंडामेंटली अगर बात करी जाए तो यहाँ पे माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पीक डिमांड है वहाँ से हमें अच्छे खासे गेन्स काउंटर में भी आते हुए दिखाई दे सकते हैं। बट कंसर्निंग ये है कि टेक्निकल चार्ट्स पे किस तरीके से प्लेस्ड है। मानस जी, क्या लगता है पावर ग्रिड आने वाले टाइम पे कहाँ तक के स्तर दिखा सकता है? देखिए, पिछले करीब 10 वीक्स अगर आप देखें तो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। नीचे की तरफ 285 पे सपोर्ट है और 310 पे रेजिस्टेंस है। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और जब भी ये 310 रुपए के ऊपर निकलेगा, मेरा समझना है कि स्टॉक 340-350 के लेवल को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएगा। अभी तक का ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, इसलिए आपके पास जो शेयर पड़े हुए हैं वहां पर आप पोजीशन को होल्ड करें। 200 डे मूविंग एवरेज 285 रुपए है, तो 284 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए, पोजीशन को होल्ड करें। टारगेट आपको सेट करने हैं 340 से 350 के। ओके, पावर ग्रिड पर ये व्यू हो गया। देसाई पर कर रहा कारोबार, शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में। अच्छा, कुछ सोशल मीडिया क्वेरीज भी एड्रेस कर लेते हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं। बोनजाई शायद इनके यूज़र नेम होगा, उन्होंने प्रश्न पूछा है स्टरलाइट टेक पर, उसका चार्ट रखेगा। स्टरलाइट टेक कहाँ काम काज कर रहा है आज के सत्र में, एक बार वो देख लेते हैं, फिर इनका सवाल लेंगे। ठीक है, 254 के लेवल पर अच्छी खासी तेज़ी है और इनकी जो खरीद है वो 135 की है, तो जाहिर तौर पर अच्छे प्रॉफिट में है। मानस जी अब ये पूछ रहे हैं व्हाट्स द व्यू ऑन दिस फॉर द नेक्स्ट 1 to 2 years। तो 1-2 साल के नज़रिए से स्टरलाइट टेक क्या होल्ड है या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके निकल सकते हैं, राय क्या होगी? तो देखिए, पिछले 3 मंथ में अगर हम देखें तो स्टॉक ने 100 रुपए से लेकर 250 तक की रैली दिखाई है, लेकिन स्ट्रक्चर अभी भी बहुत पॉजिटिव है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट है जिसके टारगेट करीब 325 रुपए के आसपास के आते हैं। मेरा समझना है कि आपके पास जो पोजीशन है उसको होल्ड करें। स्टॉप लॉस को केवल रिवाइज कर ले ऊपर की तरफ 190 रुपए पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखें। 350 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर ये राय हो गई। फिलहाल आपको ऐसे ही स्टॉक को अप्रोच करना है। बहुत शुक्रिया मानस जी, समय कम रहा आज, लेकिन बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और तमाम सवालों पर जवाब देने के लिए। और दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार इस तादाद में हमसे जुड़ने के लिए। जिनके भी प्रश्न रह गए होंगे, कल फिर से ट्रेडर्स हॉटलाइन में लेंगे उसको और क्वेरीज को एड्रेस करेंगे। फिलहाल इस शो से इतना ही, दीजिए इजाजत और छोटा सा ब्रेक के उस पर देखिए क्रिप्टो कॉर्नर। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज़ में। इस टाइम पे अगर मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो अच्छे खासे गेन्स करीब 1.5% की बढ़त के साथ निफ्टी यहाँ पे कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है।
इंडेक्स की तरफ एक बार नज़र डाली जाए तो मोमेंटम यहाँ पे भी शानदार बना हुआ है। यहाँ पे पीएसयू बैंक में करीबन 1.5% की रैली देखने को मिल रही है। आईटी, एफएमसीजी, बैंकिंग, ऑटो, हर जगह जो तेजी का मोमेंटम है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑटो में तो देखिए करीबन 2.5% के गेन्स जो है आज के सत्र में आते हुए दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट फाइनेंशियल सर्विसेज भी अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइम पे अगर एडवांस डिक्लाइन का एक बार प्लीज चार्ट जो है स्क्रीन पे लेके आएंगे तो देखने को मिलेगा कि स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन जो है किस तरीके का है। एडवांस डिक्लाइन इस टाइम पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बुल्स है वो लीड करते हुए डेफिनेटली देखने को मिल रहे हैं। करीबन 2700 शेयर्स ऐसे हैं जो बढ़ने वाले हैं और रेस्ट ऑफ द जो शेयर्स हैं वो यहाँ पे गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक लिहाज से भी देखा जाए तो मार्केट में आज चौतरफा रैली जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन अब जान लेते हैं कि क्रिप्टो कॉर्नर में आज क्या कुछ चल रहा है। डायरेक्टली चलते हैं मनीषा जी के पास। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। क्रिप्टो कॉर्नर में हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सिरिल अमरचंद मंगलदास के डायरेक्टर अर्जुन गोस्वामी। अर्जुन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से हम ओवरनाइट मार्केट्स यहाँ पर देख रहे हैं, क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास काफ़ी हद तक रिस्क ऑन होता हुआ नजर आया है। तो आज क्रूड नीचे है, मेटल्स ऊपर है, इक्विटीज़ ऊपर है, रुपी बेहतर है और क्रिप्टो अच्छा खासा ऊपर है। तो कैसे रीड करते हैं आप क्रिप्टो एज एन एसेट क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल इस वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के मद्देनजर? थैंक यू मनीषा जी। पहले बात है ये पहला पोशाक मुबारक। हम तो बंगाली हूँ तो आपको भी थैंक यू। तो ऐसा है, वो जो वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट है अभी चल रहा है, आसपास 10 मिलियन इंडियन में डायस्पोरा का वेस्ट एशिया में है और ये आसपास 130 बिलियन का रेमिटेंस है। तो इसमें जो है अभी इस सब स्विफ्ट नेटवर्क में चल रहा है। स्विफ्ट नेटवर्क का कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। अगर ये इम्प्रूवमेंट का नॉटविथस्टैंडिंग डिले तो है, इनएफिशिएंसी है, रिस्क है, तो इस सिचुएशन में ये क्रिप्टो करेंसी स्टेबल कॉइन जो है, it has some advantages and it is a player in cross-border remittances, efficiency है। अर्जुन जी, जैसे आपने कहा कि क्रॉस बॉर्डर एफिशिएंसी एब्सोल्युटली है, पर आपने जो पॉइंट यहाँ पर स्टेबल कॉइन्स का कहा उसके ऊपर एक चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स को हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडॉप्शन यहाँ पर आते हुए देखी है इंस्टीट्यूशन से, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में भी। आप ओवरऑल ग्लोबल कैसे देखते हैं स्टेबल कॉइन्स की स्टैंडिंग और इंडिया इन सब के बीच में कहाँ है? तो ये जो स्टेबल कॉइन्स बढ़ा है और हम लोग का जो एनालिसिस है, ग्लोबल एनालिसिस है, इंडियंस आर मेजर होल्डर्स ऑफ क्रिप्टो एसेट्स एंड आल्सो स्टेबल कॉइन्स, दोनों ही। आसपास हम 119 मिलियन एक्टिव यूजर्स है क्रिप्टो में और ये स्टेबल कॉइन्स का बहुत एक्टिव यूजर हम है। ग्लोबली ये अमेरिका का जो होता है अभी लेजिस्लेटिव रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स, उसका इट्स गिविंग इट अ फर्दर पुश। सो मेरा ख्याल है दैट स्टेबल कॉइन्स आर हियर टू स्टे और ग्रो ही करते हैं। रियल वर्ल्ड एसेट्स में अलग बात है, बट आपका सवाल तो स्टेबल कॉइन्स में। 100 मिलियन होल्डर्स आपने कहा इंडियंस हैं जब क्रिप्टो और स्टेबल कॉइन्स की यहाँ पर बात आती है। हायर टैक्सेस ने कुछ लोगों को डेटर किया है? हाँ, देखिए, हायर टैक्सेस जो TDS 1% है, 30% जो कैपिटल गेन्स है, उसका कुछ इफेक्ट है। अगर नॉटविथस्टैंडिंग दैट ग्रोथ इज कंटिन्यू, तो इसमें वी कैन अंडरस्टैंड वो जो अंडरलाइंग ट्रेंड है ये बहुत स्ट्रांग है। और दूसरी बात है, ये ऑफशोर एक्सचेंज जो है, दोज आर पॉपुलर, है ना? सो वन कांट स्टॉप मार्केट मोमेंटम। ओह यस।
अर्जुन जी, द अदर थिंग रियली इज अबाउट द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. इंडिया का तो है ही नहीं, बाकी कंट्रीज में काफी इवॉल्विंग है. क्या लगता है आपको कि इंडिया को करने की क्या जरूरत है? देखिए, अमेरिका हैज टेकन वन मेजर स्टेप. ये जीनियस एक्ट तो है ऑफ लास्ट ईयर. अभी दे आर कंसिडरिंग ये नया एक्ट, ये डिजिटल एसेट मार्केट क्लैरिटी एक्ट जो है, दैट हैज पास्ड द हाउस एंड इट्स नाउ बिफोर द सेनेट. हम और ये दिस विल, इफ इट पासेस, एक लड़ाई चल रहा है, वो इट्स टू डू विद yields on stable coins. बहुत पुशबैक है बैंक से because they are worried about their savings account. अगर पास होता है तो this will be a huge step forward with tiered regulation. So I think for us, eventually the push towards a regulatory framework will come. है ना? ये जो अभी जो चल रहा है with no regulatory framework at all, and hoping that CBDC will strangle off everything else, that probably is not going to be a sustainable position long term. अर्जुन जी, एक और चीज जो हमने यहाँ पर अच्छी खासी पॉजिटिव तरीके से आते हुए देखी है, रियल वर्ल्ड एसेट क्लासेस, जहाँ जो क्रिप्टो एज ऑन चेन यहाँ पर आने लगे हैं. इवन गोल्ड, सिल्वर, कॉपर फॉर दैट मैटर, यहाँ पर अब क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे ट्रेड अच्छा कर रहे हैं. बहुत ही. और ये टोकनाइज जो एसेट है, मनीष जी आप बिल्कुल सही बात करते हैं. ये टोकनाइज गोल्ड, सिल्वर चल रहे हैं. ये जो ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, रियल एस्टेट में जो फ्रैक्शनलाइज्ड टोकनाइजेशन है, सो द इन्वेस्टर कैन होल्ड अ स्मॉल पोर्शन ऑफ कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. ये सब बढ़ रहा है. So this is all moving. एक फाइनल सवाल अर्जुन जी, अगर आप किसी को राय दें कि वो क्रिप्टो में निवेश करे या नहीं, तो आप क्या कहेंगे? तो आई थिंक ये जो क्रिप्टो का फ्यूचर है, मेरा ख्याल इट विल बी ओवर द लॉन्ग टर्म पॉजिटिव ही हो. अभी पॉलिसी मेकर का कुछ कंसर्न है रिस्क का, फ्रॉड का, दैट इज लेजिटिमेट. उसमें जो यूएसडी का डोमिनेंस है स्टेबल कॉइन का, दैट आल्सो हैज टू बी एड्रेस्ड. मेरा ख्याल तो INR बैक्ड स्टेबल कॉइन होना चाहिए. सो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड यही डायरेक्शन है. पॉइंट टेकन. अर्जुन गोस्वामी जी, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए, एंड आशा है आपसे बहुत जल्दी फिर से बात होगी. बहुत एक्साइटिंग कॉन्वर्सेशन था, लेकिन इसी के साथ हमें एक ब्रेक के लिए रुकना होगा. लौटेंगे और बात करेंगे और मार्केट्स पर. CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस.